Hello everyone, good morning and welcome to Civil Staff Teaching Exam and warm welcome to today's class. I'm Akansha ma'am and this is your foundation classes on Civil Staff Teaching Exam channel. First of all, I hope that I'm clearly audible and visible, right? So everything is good. So now we can start our class. आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम है केमिकल साइंस उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है बच्चों. आपका रिवीजन स्टार्ट हो चुका है. यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस एमसीक्यू रिगार्डिंग द टॉपिक, राइट? एंड द कंसेप्ट्स हम लोग यहाँ पे क्लियर कर ही रहे हैं आपके लिए. तो जो केमिकल साइंस में जो टॉपिक रिक्वायर्ड हैं जो कि रिलेटेबल है एग्ज़ाम से, वो सब यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस में चल रहे हैं. तो अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon to get the notification of such videos, right? And please like the session. So let's start our class, everyone. Before starting the class, a simple announcement. 1st August से केमिकल साइंस का बैच सिविल स्टेप में स्टार्ट हो रहा है. आप रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से, और वहाँ पे नंबर गिवन है, वहाँ पे कॉल करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है? So please register yourself as soon as possible because time is running. And for CSI and NET exam, आप लोगों के लिए at least 6 to 7 month required है to get selection at the first time. ठीक है? Now, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एवरीवन. जैसे कि हमारी क्लास में होता है, सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. दिस होमवर्क क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द लास्ट क्लास. तो वहाँ पर हम लोग जो रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी, वहाँ मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, दैट इज दिस वन. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रिडक्शन जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे ये सारे एग्जाम हमने ऑलमोस्ट कवर किए थे. अगर नहीं किए दैट मीन्स दिस इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू. नाउ लेट्स सॉल्व एवरीवन. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट आपको एलाइलिक अल्कोहल दिखाई दे रहा है. एलाइलिक अल्कोहल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप जब रिडक्शन करवाओगे तो ये प्लस DET टाइटेनियम का प्रोपोक्साइड है और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड पर एसिड, ये सब क्या है? दीज आर द रीजेंट. ये क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करते हैं, यानी कि इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है एट द एल्कीन यानी कि ओलिफिन पे. नाउ दिस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन के अंदर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आपको बॉटम राइट दिया हुआ है, बॉटम राइट अल्कोहल, बॉटम राइट साइड में है, तो अगर आप प्लस DET किरेल रिएजेंट यूज लेते हैं तो जो एल्कीन बच्चों जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो कहाँ बनेगी? वेज पे. ठीक है? और अगर आप बॉटम राइट में ही माइनस DET लेते हैं तो डैश वाली आपको मिलती है. ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं बॉटम लेफ्ट, यू कैन सी दैट इट इज अ बॉटम लेफ्ट एलाइलिक अल्कोहल. फॉर बॉटम एलाइलिक अल्कोहल जो होता है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है. अब अगर आप प्लस DET किरेल रिएजेंट लेते हैं, साथ में ये भी आप लेते हैं, ऑक्सीजन का सोर्स है, ये पर एसिड है, तो ये सब आप लोगे तो बच्चों यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो किस पे मिलेगी? डैश पे मिलेगी, क्योंकि ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है. ठीक है? समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट है हमारा ये एसेसिलिन RR-सिलिन. एसेसिलिन RR-सिलिन भी इपॉक्साइड फॉर्मेशन में काम आते हैं. ये एल्कीन का क्या करते हैं बच्चों? इपॉक्साइड फॉर्मेशन करते हैं. एंड जब आप एसेसिलिन लेते हैं तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड रिंग बनती है वो वेज पे बनती है. ठीक है? मतलब जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको इपॉक्साइड रिंग मिल जाएगी मेजर पे. ठीक है? ये एल्कीन यहाँ से हट जाएगी. सो the product you're gonna get, that is ठीक है. नाउ क्यू वाला, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसके अंदर सिलेनियम ऑक्साइड आपको दिया हुआ है. जो सिलेनियम ऑक्साइड होता है बच्चों, सिलेनियम ऑक्साइड का काम होता है कि वो यहाँ पर जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके अल्फा वाले कार्बन पर क्या करता है? CO ग्रुप जनरेट करता है. उसका ऑक्सीडेशन करके वो यहाँ पे क्या बना देगा? इस तरीके से ग्रुप को वो बना देता है. ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट है ये वाला.
यहाँ पर भी आपको सिलेनियम ऑक्साइड दे रखा है और ये आपको एक एल्कीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बच्चों वो अल्कोहल जनरेट करता है जो कि एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। तो एक तो वो यहाँ पे कर सकता है, एक वो यहाँ कर सकता है। वो वहाँ जनरेट करेगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल उसको एलाइलिक अल्कोहल मिलेगा। तो दोनों चांसेस होते हैं और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। एंड एल्कीन की रिएक्शन जब आप H2O2 सिलेनियम ऑक्साइड से कराते हो बच्चों, तो आपको ट्रांस डायोल फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग ट्रांस डायोल हियर, 1,2-डायोल। ठीक है, समझ में आया? तो ये था बच्चों हमारा होमवर्क क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरमीडिएट बना लाइक कार्बोकेटायन, है ना, तो बेसिकली जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो मोस्टली कार्बोकेटायन वाली होती है। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ when there is a possibility of formation more stable intermediate, ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनने की अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो हम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कराते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में बच्चों हम लोग माइग्रेशन करते हैं किसी ग्रुप का। वो ग्रुप जो कि माइग्रेट होता है उसे माइग्रेटरी ग्रुप कहते हैं। माइग्रेशन से मतलब होता है, मान लीजिए ये एक कार्बोकेटायन यहाँ पे बना है और इस कार्बन पर इस तरीके से 3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जब ये वाला ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 1-2 शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस तब होती हैं जब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि एक आप दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहे हो विच इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस वन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बहुत सारी होती है जो आज हम सेशन में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से शिफ्ट होता है, उनकी क्या मैकेनिज्म होती है। द इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CSI नेट एग्जाम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस वेयर द कार्बन स्केलेटन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रीअरेंज्ड टू गिव अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा पुराना मॉलिक्यूल था उसकी स्ट्रक्चर्स में कुछ रीअरेंजमेंट हुआ, कुछ ग्रुप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले गए। अब हम एक नया स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया है जिनकी स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो बने मॉलिक्यूल से एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नाउ अ सब्स्टिट्यूएंट मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल नोन एज माइग्रेटरी ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया द ग्रुप जो कि मूव कर रहा है एक एटम से दूसरे एटम इन द सेम मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी ग्रुप, राइट? द शिफ्टिंग ऑफ द माइग्रेटरी ग्रुप takes place when there is a possibility of formation of the more stable molecule. ये मैंने आपको भी बताया था कि जब एक ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी होती है तभी माइग्रेटरी ग्रुप क्या करता है बच्चों? माइग्रेशन करता है। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। व्हाट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वाई हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द फैक्टर जो कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन को करवा रहा है ना, एक्सटर्नल फैक्टर। तो वो फैक्टर बच्चों स्टेबिलिटी होता है। व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल देन ओनली रीअरेंजमेंट रिएक्शन विल हैपन। ठीक है, and that we can know by looking at this mechanism. ठीक है, by looking at the molecule, by knowing the reaction mechanism, we can tell if there is a possibility of formation more stable molecule or not, right? चलिए, now the type of rearrangement reactions आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो rearrangement to electron deficient carbon, then the rearrangement to electron deficient nitrogen and rearrangement to electron deficient oxygen. तो 3 टाइप की मैंने यहाँ पे rearrangement reactions आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए rearrangement to electron deficient carbon। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है और इस कार्बन पर से जब रीअरेंजमेंट होगा
तो ये जब भी रीअरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे या किसी भी डेफिशिएंट एटम पे, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम बोलते हैं एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये जो पीएच है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ शिफ्ट करता है. सो दिस काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल शिफ्ट टू एट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, उस कैटेगरी के अंदर ये 4-5 रिएक्शंस आएंगी. ठीक है, तो दो टाइप का रीअरेंजमेंट मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक तो होता है कैटायनोट्रॉपिक, एक होता है बच्चों एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. कैटायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? जब कोई भी, यहाँ पे एक्स मान लो, कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के मूव करता है, मतलब कैटायन की फॉर्म में शिफ्ट करेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट. क्या बोलते हैं? कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो एक्स माइग्रेटरी ग्रुप है जो कि 1 2 पोजीशन शिफ्ट दिखा रहा है, ये अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जा रहा है, यानी कि कैटायन की फॉर्म में मूव करेगा, तो इसे हम बोलते हैं कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट. अब यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है. ये एक सिंपल टर्म है दैट कैटायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. सो मैं बेसिकली आपको टर्म समझा रही हूँ कि जो कैटायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, उसके अंदर द शिफ्टिंग ऑफ ए कैटायन टेक्स प्लेस, मतलब ये एक कैटायन के फॉर्म में जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट. जब भी आपको कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट सुनाई देगा, यू शुड रिमेंबर और यू शुड नो कि दैट मीन्स जो मूवमेंट हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम पे हो रही है. यू कैन सी हियर देयर इज एन आयन हियर. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ऑलरेडी इट हैज सम इलेक्ट्रॉन, सम नेगेटिव चार्ज. सो जो एटम मूव करने वाला है, इट शुड हैव यानी कि इट शुडंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए. इट शुड हैव इन कैटायनिक फॉर्म, ये अपनी कैटायनिक फॉर्म में होना चाहिए. सो क्लियर? कैटायनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं व्हाट इज एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट. एनाइनोट्रॉपिक में क्या होता है बच्चों? अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक्स ग्रुप प्रेजेंट है. अब एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये जो एक्स ग्रुप है, ये अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर शिफ्ट कर रहा है, मतलब एनायन फॉर्म में शिफ्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट. क्लियर? चलिए नाउ सबसे पहला रीअरेंजमेंट हम देखते हैं, पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट. ये पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट क्या होता है बच्चों? इट्स ऑल्सो अ नेम रिएक्शन. ये नेम रिएक्शन भी है और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है. यू कैन सी हियर दैट 1,2 डायोल आपको यहाँ पे दिखाई देगा. ये जो 1,2 डायोल है बच्चों, इसको पिनाकॉल बोला जाता है. इस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, इसको पिनाकॉल बोलते हैं. अब यहाँ पे पिनाकॉल का मतलब ये नहीं है कि आप CH3 ही लिखोगे. यू कैन राइट हियर फिनाइल ग्रुप ऑल्सो, है ना. तो उस तरीके के जो अरेंजमेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? 1,2 डायोल से एक कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल रीअरेंज कार्बोनाइल मॉलिक्यूल का बनना, इसे हम बोलते हैं पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट. ठीक है, नाउ डेफिनेशन देखते हैं रिएक्शंस की क्या है. द केमिकल रिएक्शन जिसमें कि कन्वर्जन होता है, केमिकल रिएक्शन जिसमें कन्वर्जन होता है एक 1,2 डायोल जिसे हम पिनाकॉल कहते हैं, इनटू अ कार्बोनाइल कंपाउंड जिसे हम पिनाकोलॉन कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं? पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट. सो डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज दिस रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो आई थिंक दैट यू नो नाउ कि पिनाकॉल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट वो होता है जिसके अंदर एक एसिड की प्रेजेंस में 1,2 डायोल जो है एक रीअरेंज
कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को बच्चों हम पिनाकॉन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। सबसे पहली बात, नाउ जनरली इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे एक OH दिख रहा है, दूसरे कार्बन पे OH दिख रहा है, और बाकी के हम कोई भी ग्रुप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। व्हेन वी टेक अ मीडियम एसिडिक H+ जब हम लेंगे, हीटिंग कंडीशन डालेंगे, we will be getting this product, that is the carbonyl with rearranged structure. You can see here कि यहाँ पे 2 CH3 थे और ये 2 में से एक CH3 इस वाले कार्बन पे आ गया और ये हमको पिनाकोलोन मिलता है, ठीक है। Now let's see the mechanism of this reaction. अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, देखो, सबसे पहले एसिड का अटैक होता है। वो एसिड कहाँ अटैक करता है बच्चों? OH के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज OH हैज लॉन पेयर, इट हैज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इस पे अटैक करता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, किस OH पे अटैक करेगा? बिकॉज वी हैव 2 OH हियर। नाउ इफ योर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, यू कैन सी हियर दिस इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच है, तब तो कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी भी OH पे आप H+ का अटैक कराइए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे ये CH3 ग्रुप ना होके, मान लो यहाँ पे ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया फिनाइल, अब आप किस ग्रुप पे H+ का अटैक कराओगे? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और यही आपका प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा क्या बनने वाला है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू चेक कि OH पे किस OH पे अटैक करना है। उसके लिए चेक करो कि कौन से ग्रुप कार्बन से अटैच है। अगर बच्चों यहाँ पे PH ग्रुप आ गया तो हमारा जो अटैक है वो इस पर नहीं होगा, इस पे होगा। क्यों? बिकॉज सबसे पहले हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। राइट इट डाउन, फर्स्ट एट फर्स्ट most stable carbocation should form, ठीक है। इसका मतलब आपने जब H+ का OH पे अटैक कराया तो आपको पता है ये बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा बच्चों तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन सबसे पहले जनरेट हो रहा है, दैट शुड बी स्टेबल। वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करवाना है हमको, बस इसको ध्यान में रखकर आपको H+ को OH पे अटैक कराना है। नाउ अगर यहाँ फिनाइल रिंग होता तो हम उस वाले OH पे जाते हैं, अब यहाँ पे नहीं है तो देखो मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले H+ का अटैक हुआ, OH2+ बना, वो बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, बॉन्ड लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, -H2 बाहर निकल जाएगा, एंड देयर विल बी क्रिएटिंग ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो पड़ोस में कार्बन है उसके पास OH ग्रुप भी है एंड 2 एल्काइल ग्रुप भी है। अब शिफ्टिंग किसकी होगी? एल्काइल ग्रुप की या OH ग्रुप की? तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब भी आप किसी ग्रुप को माइग्रेट कराते हो तो उसका माइग्रेशन इस तरीके से होना चाहिए कि बनने वाला कार्बोकेटायन क्या हो? स्टेबल हो। सेकंड पॉइंट लिखो, दैट we migrate group according to that newly formed carbocation should be stable. Write it down, I am saying, मैं बोल रही हूँ that अब इस वाले प्रोसेस के बाद में क्या होगा? that now we do migration according to the fact that newly formed carbocation should be more stable than the previous one. तो अभी तो ये बना हुआ है, अब ये बनेगा यहाँ पे। तो हम जब माइग्रेशन कराएंगे बच्चों, अगर ये यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑक्सीजन एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बना रहा है, ये अपने लॉन पेयर यहाँ पे इजीली दे सकता है। अगर बच्चों आप OH को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो CH3 बचता और यहाँ पे ये पॉजिटिव को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। बट जब आपने यहाँ पे CH3 को माइग्रेट करवाया तो OH का ऑक्सीजन लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। देयर विल बी फॉर्मेशन अ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन व्हिच इज मोर स्टेबल देन अ अल्काइल कार्बोकेटायन। ठीक है, समझ में आया? So there is a formation of substituted carbocation. This is the driving force for this reaction, है ना?
तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स है, ये इसलिए रिएक्शन हो रही है। आफ्टर दैट क्या होगा, ये H+ बाहर निकल जाएगा, तो H+ बाहर निकल जाएगा बच्चों, हमको ये कार्बोनाइल कंपाउंड मिल गया विद द रीअरेंज्ड स्केलेटन। समझ में आई मैकेनिज्म? इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट। अभी जो बेंजोइक एसिड रीअरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर बेंजिल का बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन होता है। व्हाट इज बेंजिल बच्चों? 1,2-डाइकार्बोनाइल 1,2-डाई कीटोन को हम बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1,2-डाई कीटोन विद दिस रिंग, बेंजीन रिंग, 1,2-डाइकार्बोनाइल विद द बेंजीन रिंग, sorry, we call it बेंजिल। तो बेंजिल अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है बच्चों यहाँ पे? बेस, टू यील्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चों यहाँ पे मिल रहा है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं बेंजिलिक एसिड। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में बच्चों आपको डील करना पड़ेगा एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन से ही। बट यहाँ पे क्या चीज हो सकती है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल सकती है। यहाँ पे आपको इस बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच मिल सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब उसके अकॉर्डिंग आपको OH- यानी बेस का अटैक कराना है। ठीक है, तो ये हो गई देखो जनरल रिएक्शन, 1,2-डाइकार्बोनाइल, यू कैन सी हियर बेस दिया हुआ है, और ये बच्चों हमको बेंजिलिक एसिड मिल गया। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर? You can see that at first the attack of base occurs। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होगा? बेस का अटैक होगा। अब अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि बेस किस पे अटैक करने वाला है। यहाँ पे तो दो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यू कैन सी यहाँ पे भी कार्बोनाइल है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल है, ये भी तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो ये भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है। That means there is two possibility of base attack here. So कहाँ हम अटैक कराएंगे बताइए, कहाँ हम अटैक करा सकते हैं? तो अगेन इसको लिखो, डालो इस पे नोट एंड राइट इट डाउन दैट एट फर्स्ट बेस अटैक एट मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक साइट यानी कि जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन से दैट कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब कैसे होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये बेंजीन दोनों सेम है। इन दैट कंडीशन आवर बेस कैन अटैक एनी ऑफ द दिस वन, मतलब इन दोनों में से किसी पे भी अटैक कर सकता है, बिकॉज वी हैव द सेम बेंजीन रिंग हियर। बट बच्चों अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया OMe और मैंने यहाँ लिख दिया COOH, दिख रहा है आपको? यू कैन सी हियर। अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया? मैंने ग्रुप अटैच कर दिए, सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिए दोनों बेंजीन ग्रुप पे, एक पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब आप मुझे बताइए कि किस कार्बोनाइल के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यू विल से दैट मैम दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट मीन्स इस वाली रिंग पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा छोटा हो गया है। अगर यहाँ की बात करें तो मैम ये तो ले रहा है, ये ले रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो कार्बन है इसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स जो हमारा बेस होगा वो अटैक किस पे करेगा? इस वाले कार्बन पे। समझ में आया आपको ये चीज? इज दैट दिस थिंग इज क्लियर? मतलब आप ग्रुप देखकर डिसाइड करेंगे कि OH- कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। if a symmetrical benzene type of structure is given like this, then there is no problem, OH- can attack any of the carbonyl compound. But there is always but in chemistry. But if a substituent is present at the benzene ring, so we have to check, is this electron releasing or electron withdrawing? If electron releasing substituent present at the benzene ring, that means कि वो कार्बोनाइल के जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उसको, इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दैट मीन्स जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोफिलिक है इस टाइम पे। और जिस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रेजेंट है,
है ना, उसका ज़्यादा होगा। अगर उस पर कुछ भी नहीं होगा तो भी उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। इन दैट केस आपका जो OH माइनस अटैक है वो वहाँ होना चाहिए जिस कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो, ठीक है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, है ना, समझ में आ गया। तो यही इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब मैकेनिज्म देखते हैं सिंपल। इसको मैं मिटा दूँ, आई होप कि आपने ये उतार लिया है। इसको आप उतार भी सकते हो पॉज करके, ठीक है। इस तरीके से ही उतारना ताकि आप लोगों को क्लियर हुए कि मैकेनिज्म में OH माइनस का अटैक कहाँ जाएगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं, ये कार्बन यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना तो पता ही है। नाउ OH माइनस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जब OH माइनस बच्चों यहाँ पहुंचा तो ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे अब देखो क्या होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है, इसने बोला मेरे को भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, भाई तुमने ले लिए, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये शिफ्ट करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ये वाली रिंग देगी। तो ये पूरी रिंग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, और बच्चों हमको इस तरीके से एक नई रीअरेंज स्केलेटन मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, OH माइनस यानी कि H प्लस तो घूम ही रहे हैं यहाँ पे, वो H प्लस यहाँ आ जाएगा और आपको ये मिल जाती है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो एसिड है वो अपना H प्लस दे देता है ना, एसिड अपना H प्लस दे देता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एसिडिक H प्रेजेंट है तो O माइनस उसको ले लेगा। एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन तो बहुत एसिडिक होती है, तो वो अपनी हाइड्रोजन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, और OH और CO माइनस यानी कि ये बच्चों हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजीन, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कॉल इट बेंजिलिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द बेंजिलिक एसिड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है अर्न्ड एंड स्टर्ड होमोलिगेशन रिएक्शन। अब ये अर्न्ड एंड स्टर्ड होमोलोगेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, एक ऐसी सिंथेसिस जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसे याद रखो, एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो आप इस मेथड से, तो ये एक चेन एलोंगेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। कार्बन चेन हमने बढ़ा दी, एक कार्बन ज्यादा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इट हैज 1 2 2 कार्बन हियर, बट इट हैज 1 2 3 3 कार्बन हियर, यानी कि चेन एलोंगेटेड सिंथेसिस भी आप इसे बोलते हो। अब इसमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, देखो इसके अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट पाया जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट है ऑफ द इंटरमीडिएट डाईएजोकीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको यहाँ पे डाईएजोकीटोन मिलेगा और उसमें अंदर वुल्फ रीअरेंजमेंट होके हमको प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप SOCl2 लेते हो, CH2N2 की रिएक्शन इससे कराओगे, SOCl2 लोगे, Ag2O लोगे और H2O लोगे। ये तीन रिएजेंट आप यहाँ पे यूज करते हो। इस तरीके की जब भी आपको कोई रिएजेंट या कंडीशंस दिखाई देती हैं, दैट मीन्स कि आपको एक कार्बन ज्यादा का एसिड बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, दैट इज मैकेनिज्म, लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहला काम SOCl2 से रिएक्शन कराना। अब मैंने आपको FGI पढ़ाया ना, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन पढ़ाया था। मैंने बताया था जब एसिड किसी भी SOCl2 PCl5 PCl3 ये क्लोरीनेटेड मेटल के नॉन मेटल या मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, मतलब ये हैलोजन वाले एसिड होते हैं, तो इनसे रिएक्शन करता है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पूरा यहाँ से बाहर निकलता है और बच्चों यहाँ पे बनता है RCOCl यानी कि एसाइल हैलाइड बन गया। अब एसाइल हैलाइड की रिएक्शन किससे होगी, डाईएजोमीथेन से, यानी कि CH2 माइनस N2 से। ये जो CH2 माइनस N2 है डाईएजोमीथेन, इसका काम क्या है, इसका बेसिकली काम होता है मिथाइलेशन करना, यानी कि मिथाइल ग्रुप को अटैच करना। ये क्या करती है, ये मिथाइल ग्रुप को इंसर्ट कर देती है। अब इंसर्ट कैसे करेगी, देखो बच्चों ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, कमी होगी, तो ये जो क्लोरीन है ये क्या होगा, ये यहाँ पे कमी होगी, तो CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब CH2 माइनस अटैक करेगा, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे CH2 जुड़ गया N2 के साथ में। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन अटैच है, क्लोरीन इज लिविंग ग्रुप,
ये यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, देन वी विल बी गेटिंग इट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट Cl माइनस इज स्टिल अवेलेबल इन द सिस्टम, तो इट्स अ रिएक्टिव हैलाइड आयन, तो इट विल डू फर्दर रिएक्शन। क्या रिएक्शन करेगा? अब बच्चों जो हैलाइड आयन होता है बेसिकली वो H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करता है, दैट इज अ सिंपल रिएक्शन, याद रखो। जब भी कोई हैलाइड आयन आपको दिखाई देगा ये किसी भी एसिडिक H को निकाल लेगा वहां से। तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो आपको H दिख रहा है ये नाइट्रोजन पे प्लस है, अब ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके N2 बाहर निकलता है, और ये H प्लस जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस पे इस वाले कार्बन पे तो कमी आ गई ना, पॉजिटिव आ गया, कौन देगा? H प्लस। तो ये H प्लस अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, Cl माइनस H प्लस को ले लेता है, HCl और N2 बाहर निकलते हैं। और बच्चों ये आपको यहाँ पे कार्बीन दिख रही है, कीटो कार्बीन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों कीटो कार्बीन, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज कीटो कार्बीन। कीटो कार्बीन का कीटीन में कन्वर्जन ही वुल्फ रीअरेंजमेंट कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ कीटो कार्बीन इनटू कीटीन इज नोन एज वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब कीटो कार्बीन का कीटीन में कन्वर्जन कैसे होगा? देखो यहाँ पे आप देखो ये जो लॉन पेयर है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब ये जो R है ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, इसे बोलते हैं एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस तरीके से बच्चों आपको कीटीन मिलेगी। यू कैन सी दैट R C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ कीटीन, ठीक है, समझ में आ गया? R C H डबल बॉन्ड O। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, क्या कराओगे? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराने पे H प्लस OH माइनस निकलेगा। कीटीन, जो कीटीन होती है इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, कौन सी रिएक्शन देती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि OH माइनस को देखो यहाँ पे एडिशन वो देगी, जैसे ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, OH माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो हमें मिला RCH डबल बॉन्ड COH O माइनस। और उसके बाद क्या होगा? H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हमें मिल गया RCH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे जो O था यहाँ पे H आ गया, क्या आ गया बच्चों? O माइनस था ना, उस पे H आ गया। अब आप बताओ यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे होगा मैम टोटोमराइजेशन। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस OH वाले यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा RCH2C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज आर प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहा, समझ में आया? ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज वेगनर-मीरवन रीअरेंजमेंट। वेगनर-मीरवन रीअरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आता है नेट एग्जाम में, और ये छुप के आता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेगनर-मीरवन रीअरेंजमेंट है। और ये आता कैसे? इसमें ना बच्चों कुछ नहीं होता, इसके अंदर ना सिंपल डिहाइड्रेशन कराते हैं। वो क्या कराते हैं? डिहाइड्रेशन, H2 मॉलिक्यूल को निकालते हैं और एल्कीन बनता है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट किस एंगल से है? उन्होंने आपको कुछ नहीं देना है, उन्होंने आपको सिर्फ एसिडिक कंडीशन देनी है, और वो अल्कोहल देंगे आपको। अब वो अल्कोहल आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में देता है, कभी वो बॉर्ने यानी कि ब्रिज अल्कोहल आपको देगा, कभी वो इस तरीके से आपको देता है, कभी वो अल्फा पिनेन स्ट्रक्चर में आपको देता है, और वहाँ पर आपको वेगनर-मीरवन रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है। अब होता क्या है? दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन on a bicyclic system. You can see it's a bicyclic system, followed by 1,2 shift on adjacent skeleton to form a new carbocation. So rearrangement is there, so of course there will be formation of carbocation, and of course there will be 1,2 shift happen, ठीक है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन, यू कैन सी हियर कि यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है, हमने एसिडिक कंडीशन दी और हमको इस तरीके से एल्कीन बन गई, ठीक है। दिस इज द जनरल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रीअरेंजमेंट? नाउ लेट्स सी, ये था हमारा रिएक्टेंट। जब हमने इसको H प्लस दिया बेटा, तो आप जानते हो H प्लस कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लॉन पेयर एंड H प्लस इज प्रोटोन। तो ये क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, OH के पास गया, OH के पास गया तो H2O के फॉर्म में OH बाहर निकल गया,
यानी कि OH2O यहाँ से बाहर निकला. सो अगर वो बाहर निकला तो यू कैन सी दैट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हियर. अब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है बच्चों, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको शिफ्ट दिखाई दे रहा है, 1 2 शिफ्ट, 1 1 2. तो ये जो 1 2 शिफ्ट हुआ, ठीक है, कैसे क्या शिफ्ट हो गया यहाँ पे 1 2 शिफ्ट में. अगर हम बोले कि शिफ्ट क्या हुआ है मैम, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये वाला, ये यहाँ पे चला गया. जब ये बॉन्ड यहाँ चला गया मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो ये आ रहा है, ये इसके ऊपर आ गया है ना. तो मतलब इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिलती है. ठीक है, समझ में आया. तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बच्चों आपको मिल रही है, तो जब यहाँ से ये वाला शिफ्ट यहाँ पे हो गया बॉन्ड, तो इस तरीके से आपको कार्बोकेटाइन मिल गया. अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके अंदर शिफ्ट चलता रहता है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये मतलब इस तीरों के, इन तीनों के ऊपर इस तरीके से बॉन्ड बनता रहेगा. और जब वहाँ से H+ आप बाहर निकाल दोगे तो आपको इस तरीके की एल्किन मिलेगी, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में शिफ्ट हो जाता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, वीगना-मेवन रीअरेंजमेंट. ठीक है, क्लियर. चलिए, नाउ नेक्स्ट रीअरेंजमेंट बच्चों, हॉफमैन रीअरेंजमेंट. आप जानते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसे हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो द हॉफमैन ब्रोमेमाइड रीअरेंजमेंट क्या होता है, जिसके अंदर आपको एमाइड टू एमीन बनना होता है ना. एमाइड से कन्वर्जन एमीन के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन. और ये एक कार्बन कम, यानी कि ये चैन जो आपकी चेन है उसको डिक्रीज कर रहा है ना. तो यहाँ पे जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट होता है इज इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी एमाइड इनटू अ प्राइमरी एमीन विद वन लेस कार्बन एटम. इट्स आल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन. ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, एंड हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं. अलग अलग नाम है इसके, बट काम एक ही है, दैट इज एमाइड टू एमीन कन्वर्जन विद वन लेस कार्बन. एंड द रिएजेंट हियर इज दिस, यानी कि आपको यहाँ पे एक्वस NaOH मिल सकता है, साथ में आपको हैलोजन मिलेगी, या तो Cl2 मिलेगी या Br2 मिलेगी, या आप इसको NaOBr भी इसको आप यूज कर सकते हो. इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, हीटिंग कंडीशन मिलेगी. ठीक है, अब व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर. अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म है क्या. चलो, सबसे पहले आप देखो कि प्राइमरी एमाइड हमने लिया था, दिस इज आवर रिएक्टेंट हमने लिया, उसकी रिएक्शन जब हमने Br2 से कराई, तो Br2 क्या करेगा, Br अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लॉन पेयर. तो वो लॉन पेयर ये अपने लेके बाहर निकला, ब्रोमीन उस पर अटैच हो गया. अब नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेस ने H+ को ले लिया और नाइट्रोजन का पॉजिटिव हट गया, तो हमें मिला एन ब्रोमो एमाइड. तो पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ एन ब्रोमो एमाइड. क्लियर. इसको एक और तरीके से बन सकता है कि इसमें जो बेस है वो यहाँ से इसको लेके जाएगा, Br का अटैक होगा. नाउ एन ब्रोमो एमाइड बन गया. एन ब्रोमो एमाइड जो है इसके साथ Br- अगेन सिस्टम में अवेलेबल है, ये इस Br को ले जाएगा. जब ये इस Br को ले जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर. इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन. क्या बोलते हैं, नाइट्रीन. तो ये नाइट्रीन यहाँ पे बनती है. अब ये जो नाइट्रीन है इसमें क्या होगा, फिर से रीअरेंजमेंट होगा. ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, और ये वाले कार्बन यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जब रीअरेंजमेंट होगा तो आइसोसाइनेट बच्चे हमको मिलती है. वी कॉल इट आइसोसाइनेट. आइसोसाइनेट का वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराते हो. तो जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अपन ने अभी सॉल्व किया था ना, OH- का पहले कार्बन पे अटैक, फिर टोटोमराइजेशन, तो हमको कार्बेमिक एसिड यहाँ पे मिलता है
RNH COOH। जब ये COOH है, इसकी दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो CO2 बाहर निकलती है और आपको मिलता है RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन। समझ में आया? तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। Now Curtius rearrangement. What is Curtius rearrangement? The conversion of acyl azide into a isocyanate. The conversion involves the carboxylic acid into a isocyanate. इसको हम क्या बोलते हैं? Isocyanate. ठीक है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? Curtius rearrangement। यानी कि जब आप एसिड की रिएक्शन NaN3 से कराते हो तो आपको एसाइल एजाइड मिलता है। फिर एसाइल एलाइड किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रीन में। नाइट्रीन, फिर नाइट्रीन में वही रीअरेंजमेंट बच्चों यहाँ पे होता है और फिर उसके बाद हमको आइसोसाइनेट मिलता है। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले एसाइल क्लोराइड लेते हैं। एसिड का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी ले सकते हो और डेरिवेटिव भी ले सकते हो। एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने NaN3 से कराई, फिर उसकी रिएक्शन आपने इस तरीके से देखो, NaN3 बना। अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और N2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपको नाइट्रीन मिलती है। नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होता है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, आइसोसाइनेट आपको मिलता है। जब हाइड्रोलाइसिस कराते हो कार्बेमिक एसिड मिलता है, जो कि हॉफमैन ब्रोमीमाइड में भी मिला था। देन उसको वापस से आप रीअरेंज करते हो, CO2 बाहर निकलती है, आपको मिलती है 1 डिग्री एमीन। इसे हम बोलते हैं बच्चों कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, नाउ श्मिट रीअरेंजमेंट। श्मिट रीअरेंजमेंट क्या होता है? जो श्मिट रीअरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिएक्शंस होती है, 3 रिएक्शन श्मिट रिएक्शन में होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एसिड ले रहे हो, है ना, और एसिड ले रहे हो आप, और कीटोन ले रहे हो और एल्डिहाइड ले रहे हो। तो एसिड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हो N3H, हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? N3H। तो जब आप एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन इन तीनों की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हो तो आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। 1 डिग्री एमीन फ्रॉम द एसिड, कीटोन से एमाइड और एल्डिहाइड से साइनाइड। ये तीनों रिएक्शन को कलेक्टिवली हम श्मिट रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों इसमें जो मैकेनिज्म होती है इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। यू कैन सी हियर देख N3H इज हियर, तो N3H मतलब वही RCO, N3 बढ़ेगा, सोडियम एजाइड बनेगा। तो ये जो एसाइल एजाइड होगा यहाँ पे, ये हीटिंग कंडीशन में फिर वही किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रीन में कन्वर्ट होगा। नाइट्रीन में आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो कार्बेमिक एसिड बनेगा, फिर वहाँ से CO2 बाहर निकलेगी और आपको बनेगा फाइनली 1 डिग्री एमीन। कीटोन लेते हो, कीटोन से भी इसी तरीके से आपको एमाइड मिलता है। तो आपको बस याद रखना है कि श्मिट रीअरेंजमेंट होता है, उसमें 3 रिएक्टेंट होता है, 3 प्रोडक्ट हमको मिलते हैं विद द सेम रिएजेंट। ठीक है, नाउ यू कैन लुक एट द मैकेनिज्म हियर। तो अगर हम एसिड लेते हैं बच्चों, एसिड, तो एसिड की रिएक्शन अगर हमने H+ दिया तो H+ निकलेगा यहाँ पे, और ये N3H से रिएक्शन करता है, एसाइल एजाइड बनाता है, उसमें से N2 बाहर निकलता है और OH2O का फिर से अटैक होता है साइसोसाइनाइड पे और हमको इस तरीके से कार्बोमिक एसिड मिलता है, फिर उसमें से CO2 बाहर निकल के NH2। मतलब ये ऑलमोस्ट सेम से मैकेनिज्म चल रही है, एक मैकेनिज्म समझने की जरूरत है बस। ठीक है, नाउ ये कीटोन की है। अगर आप कीटोन की रिएक्शन N3H से कराते हो बच्चों तो सबसे पहले ये बनता है, फिर -N2 यहाँ से बाहर निकलेगा और -N2 जब बाहर निकलेगा तो हमको ये वाली कंडीशन मिलती है। ठीक है, फिर वही टोटोमराइजेशन वगैरह होके हमको क्या मिल जाता है? एमाइड। ठीक है, सो यू कैन सी द मैकेनिज्म हियर। लॉजेन रीअरेंजमेंट। लॉजेन रीअरेंजमेंट का मतलब है कि द कन्वर्जन ऑफ एन हाइड्रोक्सीमेट एस्टर into isocyanate under basic condition। हाइड्रोक्सीमेट एस्टर बोल सकते हो या हाइड्रोक्सिल अमीन। यू कैन सी हियर RCONH एंड हाइड्रोक्सिल अमीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और इसकी जब आप THCl से बेस से रिएक्शन कराते हो तो आपको ये मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले THCl O से H निकालेगा और OTS यहाँ पे बनाएगा।
चलिए हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है. यू कैन सी द मैकेनिज्म हियर. यहाँ पर पहले OTS जुड़ा हुआ है. इस OTS ने जब H2O बाहर निकलेगा तो आपको ये इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगी. फिर वही ये वाला ग्रुप एज ए लीविंग ग्रुप काम करता है. ये बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ से यहाँ. तो हमको ये बाहर निकल गया और ये हमको आइसोसाइनेट मिल गई. RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. इसको बोलते हैं लॉजियन रीअरेंजमेंट. ठीक है, क्लियर. अब देखो बैकमैन रीअरेंजमेंट. अब बैकमैन रीअरेंजमेंट इज बहुत पॉपुलर है. हमने 12th में भी पढ़ी, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी, PG में भी पढ़ी. तो बैकमैन रीअरेंजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? बिकॉज यहाँ पे कीटॉक्सिम का आप कन्वर्जन करते हो एमाइड के अंदर, है ना. एमाइड फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर रहे हो. द बैकमैन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ एल्डोक्सिम या कीटॉक्सिम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड और लैक्टोन. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो लैक्टोन से एमाइड बनते हैं. अब यहाँ पे आपको कीटोन भी मिल सकता है. और एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देखो. अगर आप ये क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है. इसकी रिएक्शन आप करा दो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से. ये क्या है? NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन. तो एल्डिहाइड रिएक्शन करके -H2O बाहर निकलता है और हमको बच्चों एल्डोक्सिम मिलता है. इसको बोलते हैं ऑक्सिम. और ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको बोलते हैं एल्डोक्सिम. और सेम चीज अगर आप कीटोन से बना दो, RC डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन -H2O बाहर निकलेगा और यू विल बी गेटिंग RR कार्बन डबल बॉन्ड NOH. वी कॉल इट कीटोक्सिम. तो कीटोक्सिम होता है जब कीटोन से बनेगा और एल्डोक्सिम होता है एल्डिहाइड से बनेगा. तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो और एसिडिक कंडीशन दोगे तो कन्वर्जन किस में आ जाएगा? एमाइड में. ठीक है, तो इसे बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म हियर. तो मैकेनिज्म देखते हैं. एसिडिक कंडीशन दी है, H+ आएगा. H+ क्या करेगा? लॉन पेयर पे अटैक करेगा. एंड लॉन पेयर पे जब अटैक करेगा तो देखो यहाँ पे दो लॉन पेयर प्रेजेंट है. नाइट्रोजन का लॉन पेयर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का लॉन पेयर भी प्रेजेंट है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. किस एटम पे आप H+ अटैक करवाओगे? अब अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम की मैम नाइट्रोजन जो है इस पे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो H+ को नाइट्रोजन पे अटैक करना चाहिए, राइट. बट क्या होता है कि ये जो लॉन पेयर है, यू कैन सी यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, है ना. तो ये जो लॉन पेयर है, अगर ये क्या है, इस पे इसका यहाँ पे इन्वॉल्व है इन दिस थिंग रेजोनेंस में. ठीक है. और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे अटैक कराएंगे बच्चों ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या होगा? H+ जब बन जाएगा तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है उसको स्टेबल करने के लिए, है ना. तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि H+ का अटैक इस पे होता है. तो जब H+ का इस पर अटैक होगा, OH2- बाहर निकलेगा, यहाँ पे वही नाइट्रीन बन जाएगी. तो जब ये नाइट्रीन बन जाएगी, यहाँ पे प्लस आ गया, केटायनिक रेडिकल बन गया, -RS यहाँ से बाहर निकलेगा. यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है. क्या करता है? शिफ्ट करता है. 1 to शिफ्ट यहाँ पे होता है. तो जब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ पे H2 जुड़ता है, OH हो जाता है, टोटोमराइज होके यहाँ पे क्या मिलती है? फाइनली एमाइड. समझ में आया मैकेनिज्म? सो दिस इज द मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए है. सारी मैकेनिज्म सिर्फ समझने के लिए. इनको याद नहीं करना, इनको रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपसे क्या पूछता है? वो प्रोडक्ट. और अब अगर आप C पार्ट सॉल्व करने वाले हैं केमिकल साइंस में तो ये मैकेनिज्म बच्चों वहाँ काम आती है जब वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देगा आपसे कि इस तरीके से पूछेगा कि द अटैक ऑफ द प्रोटोन इन द बैकमैन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एट नाइट्रोजन ऑक्सीजन. इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेगा मैकेनिज्म के थ्रू. तो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कैसे बना, है ना. बेयर विलीगर रिएक्शन. अब ये जो बेयर विलीगर रिएक्शन है बच्चों, ये भी एक रीअरेंजमेंट होता है. इसमें इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन. बेसिकली यहाँ पे जो भी आप कीटोन ले रहे हो उसमें आपको एस्टर मिलता है. द कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू द एस्टर इज नोन एज बेयर विलीगर रिएक्शन. दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन between the carbonyl group and the adjacent carbon in the ketone. It involves the migration of the group from carbon to the electron deficient oxygen. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो माइग्रेशन आप करा रहे हो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पर होता है. तो CF3COOH
ये क्या है, पर एसिड। इसका काम क्या होता है, ये वाला रीअरेंजमेंट करना, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। तो इस तरीके से क्या है, एस्टर से आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी कीटोन से आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होती है, देखो सबसे पहले H प्लस आएगा, एसिड एसिडिक कंडीशन है, पर एसिड है तो एसिड देगा H प्लस। वो H प्लस यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अब हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो अपना R शिफ्ट करवाएगा। वो अपना R शिफ्ट कैसे करेगा, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ, और इस कार्बन का इस पे अटैक होगा, तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरीके की स्ट्रक्चर। यहाँ से ये लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा ऑक्सीजन पे प्लस, फिर ये आर का दोबारा से ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये शिफ्टिंग क्यों हुई, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए ये ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पे ये लॉन पेयर इधर आ जाएंगे, and we will be getting this type of H plus बाहर निकलेगा, and we will be getting our product that is ester। समझ में आया सबको, क्लियर? चलिए नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज द बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ अ साइक्लिक डाइकीटोन लीड्स टू रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन, रिंग फ्यूजन एंड आइसोमर्स। मतलब जब हमने जो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ा था, है ना, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, बताइए। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में हमने रिंग कंट्रैक्शन पढ़ा कि रिंग एक्सपेंशन पढ़ा कि रिंग फ्यूजन, क्या पढ़ा था हमने? तो करेक्ट आंसर इज रिंग कंट्रैक्शन। देखो ये था, तो इस यहाँ पे बेस का अटैक होता है। जब बेस का अटैक यहाँ पे होता है तो ये वाली रिंग यहाँ पे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होती है, मतलब दो रिंग में से एक रिंग पे आ जाता है सब कुछ, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे काइंड ऑफ कंट्रैक्शन। नाउ प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको प्रेडिक्ट करना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इट्स एन एसिड और आपको N3H यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड। दिस इज एग्जांपल ऑफ श्मिट रिएक्शन, है ना, श्मिट रिएक्शन होता है। एसिड जब हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 1 डिग्री एमीन। सो आवर आंसर विल बी ए। ठीक है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ओ ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन था। ओह चलो कोई बात नहीं, आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला, ये गलत है ना। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन, ये आपको घर से करके लाना है, ठीक है। और भूल जाओ सब कुछ जो मैंने आपको बताया आंसर, है ना, वो याद नहीं रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फाउंडेशन क्लास जो आपकी होने वाली है इपॉक्साइड केमिस्ट्री, ठीक है। अभी तो काफ़ी सारे टॉपिक बचे, तो हम एक एक करके लेके आएंगे, मे बी रिएजेंट भी लेकर आ सकती हूँ मैं। तो आप नोटिफिकेशन आपने ही करना है ताकि आपको पता चल जाए, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, है ना, कि कौन सी रिएक्शन आपको पता ही चल जाता है पहले थंबनेल से, तो आप उस रिगार्डिंग उस मैटर को पढ़ भी सकते हो। आप उसे पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आज क्लास में क्या होने वाला है ना, उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एंड बाय बाय। एंड आपको इस सेशन को शेयर करना है, बिल्कुल शेयर करना है, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके, है ना, उन्हें भी एग्जाम देना है, उनको भी प्रिपरेशन करनी है। एंड अगर आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल लगा आपके कंसेप्ट क्लियर करने में, देन प्लीज़ लाइक द सेशन एंड शेयर ऑल्सो। Until now, if you haven't subscribed the channel, then please subscribe it again. And I'm reminding you about that. So I will meet you in the next time, next class. Bye bye and take care. And all the best for your exam and for your preparation. Bye bye, everyone.